नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द विद्यांजलि पर। मैं हूं जगदीश यादव, आप हैं हमारे साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर के एक ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये एक ऐसा ट्रांजिशन फेज है जो हम पहले पढ़ रहे थे और जो हम आगे नया सीखेंगे, उसके बीच का एक ट्रांजिशन फेज, एक संक्रमण अवस्था है। अगर हम इस बात को आगे बढ़ाएं तो जब भी हम एटॉमिक मॉडल्स को पढ़ते पढ़ते यहाँ तक की यात्रा कर लिए हैं, यहाँ पर हमको दो शब्दों से परिचय होगा। तो शब्दों से जो हमें परिचय होगा, एक शब्द हम यूज करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या बात करते हैं हम? क्लासिकल मैकेनिक्स। ये क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स है कि ये न्यूटन के लॉ पर बेस्ड है। ये न्यूटन के लॉ पर बेस्ड, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इस पर बेस्ड है। और इसकी जो विशेषता है कि ये मैटर को पार्टिकल ही मानती है। मैटर को ये पार्टिकल मान करके डील करती है। लेकिन आपको पता है, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करते करते हम इतनी जान चुके हैं कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, अगर कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इनकी अगर बात करें, अगर ये मूविंग सिचुएशन में है, मूविंग कंडीशन में है, तो ये वेव की तरह बिहेव करते हैं। और जब ये वेव की तरह बिहेव करते हैं और इस तरह से जब हम बात किए, डिस्कस किए, इसका मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, इनके पास पार्टिकल का कैरेक्टर भी है और वेव का भी कैरेक्टर है। और इस तरह से हमने डुअल नेचर की बात करी और डुअल बिहेवियर की बात करी, और उसको हमने एक्सपेरिमेंटली भी प्रूफ किया। सबसे पहले तो हम हाइपोथेटिकली समझे थे, बाद में डेवसन जर्मन के एक्सपेरिमेंट से हमने समझ लिया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर वेव कैरेक्टर भी होते हैं, और पार्टिकल कैरेक्टर को लेकर के हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। हमारा जो बोर का एटॉमिक मॉडल था वो भी इसी क्लासिकल मैकेनिक्स पर ही बेस्ड था। और क्लासिकल मैकेनिक्स पर जब बेस्ड था तो वो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मानते हुए उसके मोमेंटम को भी एक साथ बताता था और साथ ही साथ उसके पोजीशन को भी बताता था। क्योंकि हम जानते हैं, बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में परमाणु की त्रिज्या को लेकर के, बोर ऑर्बिट की त्रिज्या को लेकर के भी उन्होंने अपने एक फार्मूला दिया है। और साथ ही साथ किसी भी ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी का फार्मूला भी इन्होंने दिया है। यानी यहाँ पर और दोनों वैल्यू एग्जैक्टली कैलकुलेट करके बताते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के बाहर, सॉरी, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, वो इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से घूम रहा है, यानी ये पोजीशन और वेलोसिटी को एक साथ बताते हैं। ये इनका ड्रॉबैक था, क्योंकि अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ये कंसीडर नहीं कर पा रहे थे। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास एक ऐसी समस्या आ रही थी कि हम कैसे डील करें। जब हम उसको पार्टिकल की भी मानकर चलें, उसको हम वेव भी मानकर चलें, ऐसी सिचुएशन में तमाम साइंटिस्ट सामने आए। अब हम आगे जब बात करेंगे तो मुझे बहुत सारे नए नए साइंटिस्ट सामने मिलेंगे, और उन लोगों ने मिलकर के नए नए तरीके से अपनी रिसर्च करके इस बात को प्रूव किया। और हमें एक ऐसे अप्रोच की जरूरत पड़ी, एक ऐसा अप्रोच मुझे मिला, और वो अप्रोच ये था कि जो पार्टिकल के, जो मैटर के, पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को कंसीडर कर रहा था। और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स। इसको हम क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। मेरी बात आप समझ गए, मेरी प्रॉब्लम और उससे जुड़ा हुआ जो अगला कॉन्सेप्ट है, किस तरह से हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स से चलते हुए मैटर को पार्टिकल समझते हुए उसे हम वेव मानने तक की स्थिति, यहाँ तक की जर्नी हमने पूरी की। और यहाँ से हमारा जो ट्रांजिशन फेज है, हम क्वांटम मैकेनिक्स को समझते हैं, क्वांटम यांत्रिकी को समझते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स का एक ही वेस है कि हम मैटर को कण और तरंग दोनों मानते हुए चलेंगे, वेव और पार्टिकल दोनों मानते हुए चलेंगे। अगर हम बात करें, इसमें जो सबसे पहले जो काम किया वो एक साइंटिस्ट ही है जिनको हम कहते हैं श्रोडिंजर। एक साइंटिस्ट श्रोडिंजर ने क्या किया, क्योंकि हम मान ही चुके थे कि हमारा जो पार्टिकल है वो वेव है, और वो किस प्रकार का वेव है, उसको हमने मान लिया था मैटर वेव मान लिया था। और जब हमने वेव मान लिया था, तो जैसे कि मुझे साउंड वेव या अदर टाइप के वेव के बारे में हमको बहुत पहले से खूब अच्छे से पता था, हमने खूब अच्छे से स्टडी किया था। मैटर वेव से पहले हम वेव पर स्टडी कर रहे थे, हमको वेव के बारे में जानकारी थी। श्रोडिंजर ने क्या किया,
उन सभी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक नया समीकरण अप्लाई किया। नया समीकरण इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, किसके लिए? मैटर वेव के लिए। कैसे आया इसकी अगर हम बात करें तो मेरे दोस्तों, आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि जो कोई तरंग है उसके लिए एक हम विस्थापन समीकरण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ये तरंग का विस्थापन समीकरण है। y इक्वल टू ये साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ के एक्स लिखा है, हो सकता है कुछ में और भी मिलाए, फाई या ऐसा कुछ मिल जाएगा। ये सारी चीजें हैं। ए उसका आयाम है, साइन आप जानते हैं ओमेगा कोणीय, टी टाइम, यक्स आप इसमें कलांतर, ऐसी बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे। ये जो मेरा तरंग का विस्थापन समीकरण था, इसी को बेस मानते हुए जो आपका मैटर वेव था, उस मैटर वेव को भी ये साइन वेव मानते हुए, सिनुसाइडल वेव, साइन वेव मानते हुए, ये सब फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं है, तो हम भी इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। वेव मानते हुए इन्होंने एक समीकरण डिराइव कर लिया, और ये जो समीकरण था इसको हम कहते थे श्रोडिंजर का तरंग समीकरण, श्रोडिंजर का वेव इक्वेशन। ये कैसा दिखता है? देखने में तो बड़ा भारी भरकम है, और भारी भरकम इस तरह से है कि आप हो सकता है देख करके आपको ये कौन सा समीकरण है। अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको मालूम होगा कि मैथमेटिक्स में आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब पढ़े होंगे। पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो और अच्छी बात है, यहाँ इन सब की कोई जरूरत नहीं है। तो एक तरह से ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये डबल डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने हिसाब से ड्राइव करके लाए। यहाँ पर मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर मुझे है तो ये जो त्रिशूल जैसी चीज जो आपको दिख रही है, इससे मेरे को मतलब। ये त्रिशूल क्या है? ये त्रिशूल को हम साई बोलते हैं। ये जो शंकर भगवान का जो त्रिशूल है, इसको हम क्या बोलते हैं? साई। ऐसे हम बना के काम चला देंगे। इट्स साई है। इस साई क्या बोलते हैं? साई। ये है क्या चीज? इसको हम बोलते हैं वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन। अरे यार क्या बोले हम यार, समझ नहीं पाए। अरे भाई, इसको हम तरंग फलन कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? तरंग फलन क्या है? अरे भैया, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। यानी आगे अगर आप इस साई की बात करें तो साई का नो एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई भौतिक महत्व नहीं है, ये कुछ नहीं है। और फिर क्यों हम पढ़ रहे हैं? पढ़ना है, क्योंकि साई की तो कोई वैल्यू नहीं है, साई का तो कोई मतलब नहीं है, साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बट मेरे दोस्त, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहा है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप होने जा रहा है जिसको कि मुझे समझना बहुत जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो साई है, साई का तो कोई मतलब नहीं है, बट हमारे इस साई स्क्वायर का बहुत मतलब है। स्क्वायर ऑफ साई बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अरे भाई, ये साई स्क्वायर क्या है, कैसे है, मुझे बताओ तो। बता रहा हूं मेरे दोस्त। अब आप मेरी एक बात को ध्यान से सुने। अब जिस अप्रोच पर हम बात करने जा रहे हैं, उस अप्रोच में मुझे बार बार ये बताया गया है कि जो मैटर है, इसके पास पार्टिकल और वेव नेचर दोनों है। यानी जो पार्टिकल वो आपका मूविंग सिचुएशन में है, और अगर मूविंग सिचुएशन में है तो हम पोजीशन एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे, उसकी स्पीड एग्जैक्टली हम नहीं बता पाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, गोंडा और लखनऊ के बीच में अगर कोई बस चल रही है, सीतापुर लखनऊ के बीच में कोई बस चल रही है, आपसे पूछा जाए भैया ये बस कहाँ है, तो मैं इसका एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाऊंगा। स्पीड क्या है एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा। हाँ, इतना जरूर बता दूंगा कि सीतापुर से लखनऊ के बीच में इस बस के पाए जाने की संभावना अधिकतम है। सीतापुर से लखनऊ के बीच में ये जो रोड है, इसके बीच में पाए जाने की संभावना अधिकतम है। आपको सिधौली मिल सकती है, खैराबाद, कमलापुर कहीं मिल सकती है। गोडा के रोड में बाराबंकी, बुड़वल, जरवल, करनैलगंज कहीं मिल सकती है। इस बीच में पाए जाने की संभावना अधिकतम है। यहां पाया जाएगा ये क्लियर नहीं है। यानी यहां पर सारा मामला
प्रोबेबिलिटी पर आ गया। यहाँ कोई चीज फिक्स नहीं है। और प्रोबेबिलिटी की जब बात हुई, संभावना की बात हुई, प्रायिकता की बात हुई, तो जो ये हमने साई स्क्वायर जिसको कहा है, इसको हमने ये कहा है कि किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड, बात को अच्छे से समझिएगा, एटम में न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के चारों ओर 3 डायमेंशनल स्पेस, जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम है, संभावना अधिकतम है। मेरी बात आप समझ चुके होंगे। यहाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन एटम where the probability of finding an electron is maximum, that is represented by psi square and called as, इसको हम किस नाम से जानते हैं मेरे दोस्त? इसे हम ऑर्बिटल कहते हैं, इसे हम कक्षक कहते हैं। क्या आप इतनी बात समझ गए? अगर आप इतनी बात समझ रहे हैं तो अपने कमर सीट बेल्ट इसे बांध लीजिए, क्योंकि आज की उड़ान हो सकता है लंबी हो जाए। अगर लंबी उड़ान है तो मुझे पूरा भरोसा आप लोग हमारे साथ रहेंगे इस उड़ान में आगे क्या सफर करने के लिए। अब हमको ये पता चला, वाह, ये तो क्वांटम मैकेनिक्स जिसे हम कक्षक कक्षक पढ़ते आ रहे हैं, जिसको हम ऑर्बिटल ऑर्बिटल कहते आ रहे हैं, ये तो हमारे क्वांटम मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहां पर अधिकतम है? अगर मैं ये बात करूं कि मैं फला स्कूल का मैं टीचर हूं, तो और मैं फला क्लास में पढ़ाता हूं, फला फला क्लास में पढ़ाता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? मैं उस क्लास में पाया जाऊंगा, उस विद्यालय में पाया जाऊंगा? ये जरूरी नहीं है। अगर आपने ये कहा तो हो सकता है आपकी बात गलत हो जाए, हम चाय पीने के लिए बाहर आ गए, कुछ काम के लिए हम बाहर आ गए, लेकिन अगर मैं ये कहूं इस विद्यालय के आसपास पाए जाने की संभावना अधिकतम है, इसका मतलब अगर मैं उसके आसपास कहीं टहल रहा हूं, किसी काम के लिए निकला हूं, तो भी ये बात आपकी वैलिड हो जाएगी। यानी ये जो प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ऑर्बिटल का अप्रोच है, ये थोड़ा सा ज्यादा वैलिड है, इसका जो एरिया है थोड़ा सा ब्रॉड है। मेरे दोस्त, अब हम यहाँ से अलग अलग अप्रोच, अलग अलग चीजों पर डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक की यात्रा की तो हमको ये पता हो गया कि कैसे कैसे हम यहाँ तक की यात्रा कर रहे हैं। श्रोडिंजर का जो वेव इक्वेशन था, ये जो श्रोडिंजर का तरंग समीकरण था, इस श्रोडिंजर के तरंग समीकरण से हमने बहुत सारे ऐसे नंबर, बहुत सारे ऐसे हमने कोड प्राप्त किए, और उस कोड से मुझे इलेक्ट्रॉन के एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन, ये सारी चीजें हमको मिली। ये जो कोडेड इंफॉर्मेशन है, इसको हम क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। जिस तरह से अगर आपका एरिया मुझे पता करना है तो आप एरिया कोड बोलते हैं 27, 11, 26, 261, 001, आप ऐसे कुछ बोलते हैं 271, 001। यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं, ये एक कोडेड इंफॉर्मेशन है। इसमें कंट्री कोड, इसमें आपका स्टेट कोड, इसमें आपका डिस्ट्रिक्ट कोड, इसमें आपका एरिया कोड, ये बहुत सारी चीजों से मिलकर के ये सारे कोड बने हुए हैं। मेरे दोस्त, अब आप इस बात को समझ रहे होंगे। ये जो पिन कोड जिसे आप बोलते हैं, जिसको आप लोकेशन कोड बोलते हैं, ये पिन कोड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कोडेड है। ऐसे ही किसी भी एटम में हमारे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है, उसका पोस्टल एड्रेस हम कैसे लिखते हैं, और उसी पोस्टल एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर। यानी हम एक लाइन में अगर बोलना चाहें, व्हाट इज क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर इज द पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अगर हम इस पोस्टल एड्रेस की बात करें, इस पोस्टल एड्रेस में जो श्रोडिंजर का वेव इक्वेशन था, उसने हमको 3 क्वांटम नंबर बताए, और बाद में हमने आगे चल करके एक क्वांटम नंबर हमने और ज्ञात किया। तो टोटल हम 4 प्रकार के क्वांटम नंबर की बात करेंगे। और वो 4 प्रकार के क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं, उसकी अगर हम बात करें तो मेरे दोस्त आप इसे देखिए। क्वांटम नंबर हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। उसमें ये जो आपका मिला है 3, ये 3 कौन वाले हैं?
ये आपके श्रोडिंजर वाले हैं, जिसको श्रोडिंजर ने बताया है एन एल एम। एन का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। एजीम्यूथल इसे आप क्या बोलते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या। और आपका जो दूसरा आ रहा है मैग्नेटिक, जिसे आप बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। अरे भाई, हमारी चौथी क्वांटम संख्या कौन सी है? तो चौथी क्वांटम संख्या को हम यस से लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, यानी चक्रण क्वांटम संख्या। इस तरह से मेरे दोस्त आप पता, आपको याद होना चाहिए क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं। उस 4 में से 3 को तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन ही बताया है, श्रोडिंजर का तरंग समीकरण ही बताया है। चौथी जो क्वांटम नंबर है, उसको हमने बाद में पता किया है। क्या हमारे इतने डिस्कशन से आप संतुष्ट हैं कि हम क्या करने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं? अगर हम इतनी बात समझ लिए तो बिना देर किए हुए हमें अपने उस क्वांटम नंबर पर बढ़ना है जिसका हमको बहुत ही इंतजार है, और वो इंतजार है मेरे पहले क्वांटम नंबर का, दैट इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये वही प्रिंसिपल जो आपके प्रिंसिपल के स्पेलिंग होती है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। अगर आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो तो इस यन से आपका बहुत पुराना परिचय होगा। अरे भाई, क्वांटम नंबर हम आज पढ़ रहे हैं, इनका परिचय मेरे पहले से कहाँ होगा? क्योंकि हमारे जो बोर दद्दा थे, बोर दद्दा ने मुझको एक फार्मूला दिया था, एम बी आर इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई। यहाँ पर जो यन था, दिस यन इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज नोन एज मुख्य क्वांटम नंबर। वाह, ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसको किसने दिया? बोर ने दिया। एक बात तो हम, ये भी क्वेश्चन हमारा बन गया, मुख्य क्वांटम संख्या को किसने दिया? नील्स बोर ने दिया भैया। ये बोर का क्वांटम नंबर है। ये एन है क्या चीज? तो आप खूब अच्छे से पढ़े थे, एन इज द सेल नंबर, एन इज द सेल नंबर। क्या कह रहे हैं आप? आपने पढ़ा होगा एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 4। इसका मतलब पहली कक्षा जिसे आप के कहते थे, दूसरी जिसे यल, यम, यन, ऐसे अगला चले जाओगे, वो ऐसी ये सब अलग अलग कक्षाएं हैं। अगर आप इनका अरेंजमेंट देखेंगे तो यन का मतलब 1 यानी पहली कक्षा नाभिक के पास, दूसरी कक्षा तो इससे थोड़ा दूर, तीसरी और दूर, चौथी और दूर, पांचवी और दूर, यानी 1 2 3 4। जैसे जैसे यन की वैल्यू बढ़ती है, जो सेल हैं वो बढ़ते जाते हैं, यानी न्यूक्लियस से इनकी दूरी बढ़ती चली जाती है। और अभी हम थोड़ी देर पहले अपने एक वीडियो में डिस्कस किए हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, इसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। इट मीन्स जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो हमारे सेल को रिप्रेजेंट करती है, वो हमारे इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, साथ ही साथ हमारे उस इलेक्ट्रॉन यानी उस सेल की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करती है। अगर मेरे दोस्त इतनी बात आप समझ चुके हैं, तो अगर मैं आपको इस फिगर को दिखाऊं, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि वीएन का मतलब 1 2 3 4, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कक्षा। इसका मतलब है जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे एनर्जी हमारी बढ़ती जा रही है। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी के मामले में एन का मतलब अगर 1 है तो 1 की एनर्जी कम, 2 वाले की ज्यादा, फिर 3 वाले की, फिर 4 वाले की, फिर इसी तरह से चलता जाएगा। डिस्टेंस की बात करें तो वो भी वही सीक्वेंस में बढ़ता जाएगा। एन की वैल्यू अगर कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, यानी इसका डिस्टेंस भी कम है, डिस्टेंस भी कम है, इसका मतलब इसका एनर्जी भी कम है। इसका उल्टा वाइस वर्सा भी आप सोच सकते हैं। तो ये रहा मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इससे मुझे पता चलता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और इलेक्ट्रॉन के सेल नंबर, ये सारी चीजें हमको पता चलती हैं। मेरे दोस्त, इसको समझने के लिए आप इस स्लाइड को आप ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखने के बाद आप बहुत सारी चीजें अच्छे से जान जाएंगे। आप यह भी समझे हैं कि जो सेल नंबर है 1 2 3 4 ऐसे सेल होते हैं, ऐसा नहीं होता डेड सेल, क्योंकि हमने आपको बता दिया था कि इसके जो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स वैल्यू है। और आगे अगर हम बात करें तो इस तरह से आप देखते चले जाएंगे, क्योंकि किसी भी सेल में अगर एन की वैल्यू अगर कुछ भी है, उसमें आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, उसकी वैल्यू 2n² है। आप यहाँ 2n² की वैल्यू, के का मतलब एन की वैल्यू 1 2 3, उस तरह से आप 2n² लगाएंगे। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32, 50, 72। ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन है। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसका कतई मतलब नहीं कितने होंगे ही।
इस पर भी हम लोग आगे अब्बा प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे तो सीखेंगे। ये रहा आपका कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और जब आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ रहे हैं उस समय आपको बार-बार बताया जा रहा है, बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ हैविंग फिक्स एनर्जी। ये सारी बात आप बता रहे थे, लेकिन आप जब समझ ही गए वो सारा मामला पलट गया है। पार्टिकल नेचर के साथ वेव नेचर आ गया तो मामला कुछ लोचा खा गया, और लोचा खाते खाते हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, और आगे हम आ गए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की अगर बात करें, अक्सर इनकी चर्चा आपके इंटरमीडिएट में तो नहीं होती है। एक नाम है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, दैट इज योर सोमरफील्ड। स्पेलिंग पर मत जाइएगा, ये नाम लिखा है सोमरफील्ड। सोमरफील्ड ने भी अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया था। उन्होंने 2-3 बातें कही थी। इन्होंने कहा भैया कि कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप इतनी तो बात तो जान गए कि किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सर्कुलर पाथ में ही घूमें। वो हो सकता है कि वो इलिप्टिकल पाथ में भी घूम सकता है। सर्कुलर पाथ में घूमने के साथ-साथ इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल पाथ में भी घूमते हैं, और जो उसका न्यूक्लियस है, वो इस इलिप्स से इस दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर स्थित होता है। और यहीं से इन्होंने बताया कि जो एनर्जी लेवल है, जिसको आपने सेल कहा है, जिसको आपने एनर्जी लेवल कहा है, उस एक एनर्जी लेवल में बहुत सारे अलग-अलग एनर्जी लेवल भी होंगे। उस सेल के अंदर बहुत सारे सब सेल भी होंगे। यानी किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उनकी एनर्जी सेम हो। अगर उनकी एनर्जी अलग-अलग हो सकती है, इसका मतलब उस एनर्जी के अंदर कुछ सब एनर्जी लेवल भी होगा। और यहाँ से जो सब एनर्जी लेवल का कॉन्सेप्ट है, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सोमरफील्ड, और वहीं से इस क्वांटम नंबर की बात हुई। आखिर कहना क्या चाह रहे थे ये? कहना ये चाह रहे थे, जिस तरह से बोर के एटॉमिक मॉडल में आपने समझा था, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में घूमता है जिसके लिए उनका एंगुलर मोमेंटम एमवीआर आप जानते थे एनएच अपान 2 पाई के बराबर हो। वहां पर आपने एन को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था कहा था। ये कौन कह रहे थे? बोर साहब, बोर का एटॉमिक मॉडल। सोमरफील्ड ने इसी फार्मूले को अप्लाई किया, और उन्होंने कहा कि जो एमवीआर है, इसको हम एनएच अपान 2 पाई के बजाय केएच अपान 2 पाई कहेंगे। और यहाँ जो उन्होंने के वर्ड इंट्रोड्यूस किया, दिस के इज नोन एज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे इसे हम? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। आप हिंदी में बोलना चाहो, दिगंशी क्वांटम संख्या। दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या को किसने इंट्रोड्यूस किया? सोमरफील्ड ने। किस टर्म से यूज किया? के से। बाद में इसको हम चेंज करके यल से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिए। इसका डिजिग्नेशन हमने चेंज कर दिया। के की वैल्यू उसी के तरह 1 2 3 4 होती है। बाद में जब हम इसे के से यल किए तो इसको हमने 0 1 2 3 के रूप में रिप्रेजेंट किया। इस पर भी हम लोग देखेंगे। ये जो आप फिगर देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हैं कि किसी भी सेल के लिए जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, आप देखिए एन का मतलब 1, उसमें इलेक्ट्रॉन केवल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, जबकि एन बराबर 2 में सर्कुलर के साथ साथ पिंक कलर में आपको इलेप्टिकल पाथ भी दिख रहा है, जबकि n इक्वल टू 3 में आपको सर्कुलर और इलेप्टिकल सब दिख रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि वो केवल और केवल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करे, वो इलेप्टिकल पाथ पर भी चल सकता है। और इस कॉन्सेप्ट को बताते हुए इन्होंने एक नए क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज योर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। फर्स्टली हम इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर बाद में इसको चेंज करके हम यल से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिए। मेरे दोस्त, आप इतनी बात को समझ गए। यानी जो आपका सेल है वो रिप्रेजेंट होता है यन से, तो जो सब सेल है यानी जो उपकोष हैं, यानी जो सब एनर्जी लेवल हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय के। लेकिन आज हम के का यूज नहीं करते हैं, आज हम लोग यल का यूज करते हैं। यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हम यल से लिखेंगे, और ये सब सेल को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा मेरे दोस्त, आप अपना नोट्स बनाने के लिए इस को आप पढ़िए, और मुझे पूरा भरोसा है जो हम लोग पढ़ के आए हैं वो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इतनी बात हम समझ गए तो यहाँ पर एक शब्द आपको मालूम होना चाहिए, इसे हम एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं। इसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहा जाता है।
और यल के जो मान है वो डिपेंड करता है यन के मान पर। कैसे और किस तरह, इसकी अगर हम बात करें तो हमारे लिए इस सेंटेंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। यल के कुल कितने मान होंगे, यल के कुल मान कितने होंगे, तो यन के बराबर होंगे। इनका विस्तार क्या होगा, 0 से लेकर के n-1 तक होगा। मेरे दोस्त आप समझ गए, यन की वैल्यू 1, तो यल की वैल्यू होगी कितनी, 1 से लेकर के 1 तक, यानी विस्तार 0, टोटल मान कितने मिले 1। यन की वैल्यू 2, इसका मतलब यल की वैल्यू 0 से लेकर के n-1, इस लाइन को पढ़िए, 2-1 यानी 0 भी होगा, 2-1 का मतलब 1, यानी 0 से लेकर के 1 तक, और 0 से 1 का मतलब 0 और 1, यानी टोटल कितने वैल्यू मिल रही है 2, यानी कि वैल्यू 3। इसका विस्तार क्या होगा, 0 से लेकर के n-1 यानी 3-1 2 तक, यानी 0 से लेकर 2 यानी 0 1 2, टोटल कितने मान 3। n की वैल्यू 4, तो 0 से लेकर के 4-1 तक, यानी 0 से लेकर के 3 तक, यानी 0 1 2 और 3, टोटल वैल्यू 4। अगर ऐसे n बराबर 5 हो, उस तरह से आपको 5 मिलेंगे। इस तरह से इसका भी विस्तार और इसके टोटल वैल्यूज है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि यल की वैल्यू आपको 0 मिलेगी, यल की वैल्यू 1 मिल रही है, यल की वैल्यू 2 मिल रही है, यल की वैल्यू 3 मिल रही है, यल की वैल्यू 4 ऐसे मिल रहा है। हाँ, ध्यान दें, आपको यह भी सोचना है, यन का मान जैसे जैसे होता था, आप उसे पहली दूसरी तीसरी कोश कहते थे, तो क्या यल का मान 0 1 2 3 है, तो क्या इसके लिए भी हम उपकोष जैसा वर्ड यूज करेंगे, और उसको उपकोष को हम कैसे लिखेंगे, तो उन उपकोषों को हम लिखने के लिए यहाँ पर एक शब्द और ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से सीखने वाले हैं, और सीखने की दिशा में हम लोग बढ़ चुके हैं। यल की वैल्यू 0, इसका मतलब कौन सा उपकोष, यस मेरे दोस्त आ जाइए, आपने अच्छे से सीखा है। यन से आप पता करते हो कोष, जिसको आप लिखते हो के यल यम यन, तो यल से पता चलता है उपकोष, जिसको आप लिखते हैं यस पी डी एफ जी एच, इन सारे टर्म से हम यूज करते हैं। यानी उपकोष को हम किससे लिखते हैं, एस पी डी एंड एफ। आपका काम एस पी डी एफ से ही काम चल जाएगा, लेकिन ये आगे भी हम लोग यूज करेंगे। और ये जो टर्म है, इसको आप यहाँ पर एसपीडीएफ आप ऐसे समझ लीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं। क्या है ये, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स हैं, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के शब्द हैं, जिनको हम लोग सिमेट्री को लेकर के समझते थे, सिमेट्री से अपनी बात को वहां समझते थे। अगर आप हम इतनी बात समझ गए, तो ये जो भी हमने डिस्कशन किया है यहाँ पर आप देख लीजिए, 1 में केवल एक वैल्यू दैट इज योर 0, जिसका मतलब यस, 2 में 2 वैल्यू आपको मिल रही थी, 0 का मतलब यस और पी, n बराबर 3 में 3 वैल्यू, इसे आप अच्छे से देख करके आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर किसी भी उपकोष के लिए, किसी भी उपकोष के लिए जब हम उसे रिप्रेजेंट, जैसे ये 3 का यस है, तो आप किसके लिए क्या बोलोगे, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 2s 2p, क्या हो जाएगा आपका 1s। इस तरह से अब ये 1s 2p में ये जो आगे नंबर है 1s, ये जो आगे की वैल्यू ये यन है, और यस से मुझे पता चलता है यल की वैल्यू, और यहाँ पर अगर यन प्लस यल का मान मुझे कैलकुलेट करना हो, तो यन प्लस यल के मान से मुझको एनर्जी पता चलती है, किसी भी उपकोष की एनर्जी। यन से तो मुझे कोष की एनर्जी पता चलती है, लेकिन यल से मुझे कोष की एनर्जी पता चलती है, और अगर यन प्लस यल मिला लें तो किसी में भी किस तरह की एनर्जी का कॉन्सेप्ट है उसे हम समझ लेंगे, और उसको लेकर के हमने आपको ये चार्ट दिया है। इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि यन प्लस यल की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो उस उपकोष के लिए एनर्जी बढ़ेगी, यन प्लस यल की वैल्यू अगर कम है तो उसके लिए एनर्जी की वैल्यू भी कम है। बहुत सारे ऐसे केसेज होंगे जहां पर दो कोष के लिए n प्लस यल की वैल्यू अगर बराबर हो जा रही है, तो मेरे दोस्त जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसके लिए एनर्जी कम होगी, जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा होगी उसके लिए उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। और जैसे ही एनर्जी का मामला आया, आप अपने आप स्टेबिलिटी के से कोरिलेट कर लीजिए, और उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। और यहाँ से एनर्जी का एक ऑर्डर यहाँ पर रखा गया है, आप इसे 1 प्लस एन प्लस यल को अप्लाई करते हुए अपने आप अरेंज करके आप बनाइएगा। ये सीक्वेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको आगे की टॉपिक को समझने के लिए।
यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम इतना समझ गए हैं कि जो हमारे ऑर्बिटल है एसपीडीएफ, उनको अलग अलग वर्ड से जानते हैं, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल एंड जनरलाइज्ड। इसको आप पढ़ करके आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, इसमें आपको कुछ भी ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप इतनी बात जान गए हैं कि ये जो एसपीडीएफजी, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इनमें इनका जो एक इंपॉर्टेंट काम होता है, ये कक्षकों का आकार भी बताते हैं। यानी एसपीडीएफ में जो ऑर्बिटल्स हैं उनके आकार क्या हैं, यहां से मुझे पता चल जाता है मेरे दोस्त कि यस है तो यस का आकार गोलाकार है, पी उपकोष यानी डमरू के आकार के उपकोष का आकार डमरू के आकार का है, और डी डी का डबल डमरू के आकार का है, द्विडमरू के आकार है, डम्बेल डबल डम्बेल के आकार का है। इस पर आप यहाँ परेशान ना हो, समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो हम इसको आगे शेप ऑफ ऑर्बिटल, नोडल प्लेन, इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि ये जो एसपीडीएफ आप जो उपकोष कहते हैं, इनके जो ऑर्बिटल्स हैं, इनके जो कक्षक हैं, इनका आकार कैसा होता है, तो यस वाला गोलाकार, जब गोल गोल है तो इसकी कोई दिशा ही नहीं है, तो इसके लिए हमने यहाँ अलग वर्ड यूज कर दिया है, नॉन डायरेक्शनल, गैर दिशात्मक। बट आपका जो पी और डी या अदर ऑर्बिटल्स है, इनका एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम कभी डिटेल में बात करेंगे। बट यहाँ समझ लीजिए गोल गोल गेंद यस है, डमरू पी है, द्विडमरू डी है, और एफ का शेप थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसको हम लोग डिजाइन नहीं करते हैं। यहाँ समझ लो, यहाँ 2 लोग तो यहाँ 4 लोग, तो एफ वाले में क्या मिलेगा 8 लोग, वहां से हम लोग इस तरह से, तो ये 8 वाली जो गुब्बारा है ये मिलेगी। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है कि जो भी कुछ है इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भैया। कोई भी सब सेल है, उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें अधिकतम कितने कक्षक होंगे, इनको लेकर के यहाँ सारी बात बताई गई है। आप यल की वैल्यू 0, 1, 2 आप रखिए, उसके हिसाब से उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उसको आप समझिए, इस फार्मूले को रोक करके। ये आपके लिए होमवर्क है, और आगे आपने ऐसा अगर किया तो ऐसा करने के बाद में आप ये पता कर लेंगे कि एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रखोगे, डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रखोगे, एफ में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे। ऐसे ही जी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और ऐसे हिसाब से आप बढ़ते हुए चले जाएंगे। इस फार्मूले का यूज करके आप समझ लीजिएगा। मेरे दोस्तों, अभी आपको एक बात और बताया गया था कि ये जो आपका एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, उसे हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो किसी भी उसके लिए अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर पता करना है, तो एंगुलर मोमेंटम पता करने का एक सिंपल सा फार्मूला है, 1/2 पाई अंडर रूट यल और यल प्लस 1। यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है बहुत कुछ समझने की, ये म्यू यल है, यानी एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। फार्मूला केवल यल की वैल्यू आप रखिएगा, अलग अलग के लिए आप एंगुलर मोमेंटम आप कैलकुलेट कर दीजिएगा। कभी ऐसे पूछ लिया जाता यल बराबर 0 के लिए एंगुलर मोमेंटम पता करो, तो यल की वैल्यू 0 पूरा कैलकुलेट करके आपका जो कुछ भी आ रहा है उस हिसाब से आप कर दीजिए 1/2 पाई। एन की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 3, एसपीडीएफ अलग अलग ऑर्बिटल के लिए, अलग अलग उपकोष के लिए एंगुलर मोमेंटम आपको बताना होता है, जिसे आप सिंपली कैलकुलेट करके बता देंगे। इसको हम लोग आगे की जब न्यूमेरिकल में जब बात करेंगे वहां पर हम लोग 1 by 1 भी वहां डिस्कस करेंगे। इसलिए जितनी बातें बताई जा रही उतना आप नोट करें, समझते हुए चलें, और फिर हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अगला जो मेरा क्वांटम नंबर आएगा, जो बहुत ही वेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका क्या मतलब है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका जो मतलब होता है, इसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर का क्या मतलब होता है? ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर का जो मतलब है, अभिविन्यास, 3 डायमेंशनल स्पेस में इसका अरेंजमेंट कैसा है। क्या कहना चाह रहे हैं मेरे भाई, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो आप ऑर्बिटल की जो अरेंजमेंट की बात कर रहे हो, डमरू के आकार का, द्विडमरू के आकार का, ये सब जो आप पढ़ रहे हो, इसका स्पेशियल अरेंजमेंट क्या है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इसकी बात को समझें तो आपको अगर पता होगा, तो हम पढ़ते पढ़ते एक इफेक्ट की बात किए थे, जीमान इफेक्ट। हम बात करते करते बात किए थे स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट क्या था, हम जब हाइड्रोजन या ऐसे परमाणु के लिए जब हम स्पेक्ट्रम की बात करते थे, तो जनरली तो हमको लाइन स्पेक्ट्रम मिलता था, लेकिन अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, चुंबकीय क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो उसमें
ये जो घटना घट रही थी, हो क्या रहा था, जो स्पेक्ट्रम की एक लाइन थी वो तमाम पतली पतली लाइनों में टूट जाती थी। वो जो स्पेक्ट्रम लाइन की जो स्प्लिटिंग थी, जो विखंडन था, जो विपाटन था, वो क्यों हो रहा था, उसका आंसर ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा तो जीमान इफेक्ट, और उस जीमान इफेक्ट को ये इस एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हम अच्छे से समझ लेते हैं। यानी स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, क्यों होती है, उसको एक्सप्लेन करता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। रीजन ऐसा क्यों है, क्योंकि जो यस है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि जो आपका यस उपकोष है, जो आपका पी उपकोष है, जो आपका डी उपकोष है, जो आपका एफ उपकोष है, इनमें ऑर्बिटल्स होते हैं। यस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल होता है, डी में 5 ऑर्बिटल होता है, और एफ में 7 ऑर्बिटल होता है। ये कैसे होता है, इसको भी हम सीखेंगे। और इनके जो ऑर्बिटल्स हैं, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, एक्चुअल में ये अरेंजमेंट है। कहोगे ये क्या कहे, हम कम समझ पाए, तो उसी कम को और ज्यादा समझाने की हम कोशिश करते हैं। क्या कर रहे हैं, आपने पढ़ा है यस कोर्स, अपने पी, अपने डी, अपने एफ। इसके लिए आपको मालूम है यल की वैल्यू 0, 1, 2, 3, बहुत अच्छे से पता है। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट सीखना है, इंपॉर्टेंट बात यह आपको सीखना है कि ये अगर यम की वैल्यू मुझे पता करना पड़े तो यम की कुल वैल्यू कितनी होगी, तो यम की कुल वैल्यू 2l प्लस 1 होगी। यल के किसी मान के लिए, यल के लिए इस तरह से बताया जा रहा है 2l प्लस 1, यल की वैल्यू 0 आप रखते जाइए, समझ जाएंगे। इसका विस्तार क्या होगा, माइनस यल से लेकर के 0 सहित प्लस यल तक। अच्छा, यानी यल की वैल्यू यहाँ 0 है, तो यम की वैल्यू अगर मुझे पता करना पड़े तो वैल्यू रखिएगा 2 इंटू 0 इंटू 1, यानी 1 वैल्यू मिलेगी, जिसको -0 से लेकर के +0, तो 0 में माइनस प्लस का कोई मतलब नहीं होता, यम की वैल्यू आपको केवल 0 मिलेगी। यहां से अगर आप यल की वैल्यू देखोगे तो माइनस यल से लेकर के प्लस यल तक 0 सहित, तो -1, 0 और +1, 3 वैल्यू आपको मिल रही है। यहाँ पर आपको केवल एक वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे इस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ वैल्यू आपको यल की वैल्यू 2, कहां से शुरू करोगे, -2, -1, 0, +1 और +2, टोटल वैल्यू 5 मिल रही है। ऐसे यहाँ पर -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, यहाँ से आप देखोगे तो 7 वैल्यू मिल रही है, यानी 7 वैल्यू 2l प्लस 1, यम की कुल वैल्यू अकॉर्डिंग टू यल। इस तरह से आप समझ गए। और ये जो आप अलग अलग वैल्यू देख रहे हैं, यल के किसी भी मान के लिए जो यम के अलग अलग वैल्यूज जो देख रहे हैं, वो उस ऑर्बिटल का अलग अलग ओरिएंटेशन है, समझ पाए, उस ऑर्बिटल का अलग अलग ओरिएंटेशन है। क्या कह दिए, अलग अलग उसका अभिविन्यास है, उसका अलग अलग ओरिएंटेशन है। मींस ये अलग अलग कितने तरीके से इसको हम अरेंज कर सकते हैं, ये अदर अलग अलग डिफरेंट वेज हैं जिससे उन ऑर्बिटल्स को हम अरेंज करते हैं। ये था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किसने दिया, इसको किन्होंने समझाया, हालांकि डेराइव टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हो, लेकिन इसको 1 बाय 1 किसने समझाया, कैसे बताया, इन सारी बातों को देखते हुए अगर हम बात करें तो मेरे दोस्त आप इसको पढ़िए और आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि हम अभी तक क्या पढ़े हैं। अगर यम की वैल्यू आपको पता करना है यल के किसी मान के लिए, अभी हमने इसे कैलकुलेट कर लिया, अगर हम इसको कैलकुलेट कर लिए तो उसका हमने विस्तार भी देख लिया, -l से लेकर के +l तक क्या होगा विद 0। मेरे दोस्त आप इतनी बात बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि ये क्या पढ़ रहे थे हम लोग। अगर आप देखेंगे, अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो हम लोग एक और मुद्दे पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनर्जी लेवल। जैसे एनर्जी लेवल की बात करें यानी n की कोई वैल्यू है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात करें यानी m की बात। बच्चे कंफ्यूज मत होना, यल और यम, यम से कितने ऑर्बिटल हैं और उसके कितने अरेंजमेंट संभव है, कितने ऑर्बिटल हैं और कितने ऑर्बिटल के अरेंजमेंट संभव हैं, पॉसिबल
अरेंजमेंट क्या है, यानी उसका ओरिएंटेशन क्या है, ये कौन बताता है, यम। और जो ऑर्बिटल है उसका शेप कौन बताता है, उसका शेप बताता है कौन भैया, यल। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपके मन में आएगा, ये कैसे बताता है, तो जो अभी आपको बताया था सोमरफील्ड का कॉन्सेप्ट था, उन्होंने के दिया था। और वहां पर आप देखेंगे जब हम इलिप्टिकल पाथ की बात करते हैं तो इलिप्टिकल पाथ में दो एक्सिस होती है, और इन्हीं दोनों के रेशियो अगर बराबर हो जाए तो सर्कुलर पाथ है, अगर इनका रेशियो अलग अलग हो जाए तो इलिप्टिकल पाथ है। इलिप्टिकल में भी उसका क्या अरेंजमेंट है, कि यही से मुझे पता चलता है, आपके एन और के का रेशियो ही बताता है सोमरफेल्ड के कॉन्सेप्ट से। तो शेप जो मुझे पता चलता है वो यल यानी दिगंशी क्वांटम संख्या से पता चलता है, और कोई ऑर्बिटल उसका अरेंजमेंट क्या है ये मुझे पता चलता है किससे, ये मुझे पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। आप लोग बहुत अच्छे से, बड़े धैर्य के साथ, बड़े प्यार के साथ आप लोग इस कॉन्सेप्ट को सीखते भी आ रहे हैं। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीखते हुए आ रहे हैं और सीखते सीखते अगर हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो आपने देख लिया कि कैसे कैसे आप वन बाय वन, एक एक करके वो डिफरेंट टाइप के क्वांटम नंबर आपने सीखे हैं, वो डिफरेंट टाइप के क्वांटम नंबर आपने सीखे हैं, जिसको श्रोडिंजर ने अपने तरंग समीकरण से समझाया था। और श्रोडिंजर ने अपने तरंग समीकरण से जो समझाया वो यन से, वो समझाया यल से, वो समझाया यन से। अगर इसकी बात को आप समझ गए हो तो आपको यह भी पता चल गया होगा कि हमारी यात्रा साई से शुरू हुई थी। साई का कोई मतलब था नहीं, साई का मतलब कुछ नहीं था, तो हमने साई स्क्वायर लिया, और साई स्क्वायर का मतलब था ऑर्बिटल से, ऑर्बिटल का मतलब था इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहां पर, किसी एटम के न्यूक्लियस के बाहर, जो आपका 3 डायमेंशनल स्पेस है उसमें इलेक्ट्रॉन कहां अधिकतम पाया जाएगा, दैट इज योर साई स्क्वायर। और यहां से हम तीनों क्वांटम नंबर को किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से हम उसे दिखाते हैं, उसके लिए अगर हम बात करें तो आपको ये मिल रहा है। साई के साथ में हम कुछ नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान देना मेरे दोस्त। साई के साथ में अगर हम कोई नंबर लिखते हैं तो जो पहला नंबर है वो यन है, दूसरा नंबर है वो यल है, और तीसरा नंबर है वो यम है। इस तरह से साई के साथ अगर मैं 3 नंबर लिखूं, साई 420, ऐसे गलत लिख गया, साई 420, ये 400 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम साई 200 भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। यन की वैल्यू 2, यल की वैल्यू 0, तो एम की वैल्यू अपने आप ही 0, यानी ये 2s ऑर्बिटल की बात कर रहा है। यहां पर क्या मिलेगा, 420, एन की वैल्यू 4, यल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू 0, तो N4L2, यानी इसका मतलब क्या है, ये 4D की बात कर रहा है। और एम की वैल्यू अगर 0 आती है तो इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे चल करके, कि ये जेड एक्सिस पर अगर कोई ऑर्बिटल ओनली जेड एक्सिस पर है तो उसके लिए हम 0 यूज करते हैं, और ऐसी सिचुएशन में ये 4D जेड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। यानी मेरे दोस्त, आप इस तरह से तीनों क्वांटम नंबर को आपने अच्छे से समझा और अच्छे से समझ लिए, यह भी आप अलग अलग तरीके से समझेंगे, और अलग अलग तरीके से समझते हुए हमने 3 क्वांटम नंबर को समझ लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वांटम नंबर जो कि श्रोडिंजर से अलग है, उनको हम थोड़ा अलग आपसे डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन में आप हमारे साथ इतनी देर तक धैर्य के साथ हमारी बात को सुना और समझा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।